अब शिंदे जी तो कह रहे हैं कि मुझे हल्के में मत लेना, मैं तांगा पलट दूंगा। वो मुझे नहीं कह रहे, वो उद्धव जी को कह रहे हैं। उनका तांगा पलटी क्या उनको कहते हैं। नहीं, उनका तांगा तो बहुत पहले पलट चुका, उनके तो सब घोड़ा भी भाग गया, अब तो इस वाले तांगे में है। नहीं, अभी बार बार उनको ही बताते रहते हैं। वो अभी भी वो कभी कभी हल्के में ले लेते हैं शिंदे जी को, तो वो याद दिलाते हैं कि अभी भी टांगा पलटी करने की मेरी ताकत है। देखिए, आजकल हम तो ये सुनते हैं कि शिंदे जी नाराज हैं, इसलिए आप उद्धव जी को ऑफर दे रहे हैं इधर आ जाओ। पहली बात तो शिंदे जी बिल्कुल नाराज नहीं है, और हमारी ये जो सरकार है 5 साल पूरी ताकत के साथ काम करेगी, कोऑर्डिनेशन में काम करेगी, अच्छे से काम करेगी। महाराष्ट्र को हम विकास की ओर ले जाएंगे। जहाँ तक उद्धव जी का सवाल है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग विधानसभा में मैं भाषण कर रहा था, उस समय चूँकि वो विधान परिषद के जो विपक्षी नेता है उनकी विदाई समारोह चल रहा था, तो उसमें थोड़ी हंसी मजाक चल रही थी। तो उधर बैठे बैठे हमारे सामने उद्धव जी बैठते, उन्होंने बैठे बैठे कहा कि आप ही इधर आ जाओ, ये सीट खाली हो रही है। तो मैंने उनको कहा कि अब 5 साल उधर आने का तो सवाल नहीं, हम तो इधर ही रहेंगे, आपको देखिए अगर आना है इधर तो विचार करेंगे आपके ऊपर। ऐसा मैंने मजाक में कह दिया, वो कोई ऑफर नहीं थी, तो मजाक में मैंने कहा था, तो उसकी भी एक न्यूज़ बन गई। तो अभी ऑफर देने का कोई सवाल नहीं, देखिए हमारे यहाँ जगह ही नहीं है। अब बताइए 288 लोगों की जो एक असेंबली है, उसमें 232 लोग हमारे पास है, बाकी किसी को लेकर बैठाए कहाँ, जगह ही नहीं बची। अगर जगह नहीं है तो अगले दिन 20 मिनट तक 1 to 1 बंद कमरे में क्या बात कर रहे थे आप? नहीं, खुले कमरे में थे, बंद नहीं था, एकदम खुले कमरे में खुले दिल से बात हो रही थी। वो डेलीगेशन लेकर मेरे पास आए थे, वो डेलीगेशन को मैंने सुन लिया। पहले वो और आदित्य दोनों बैठे, फिर उसके बाद उन्होंने उनके बाकी लोग बुलाए। 15-20 मिनट हम बैठे, मैंने चाय पी, उन्होंने आदित्य ने कॉफ़ी पी, उन्होंने कुछ नहीं पिया। उसके बाद बातचीत करके चले गए। वो बातचीत क्या करके चले गई? 2 चीज़ें थी। एक, उनका कहना ये था कि वो विधानसभा में विपक्ष का जो नेता है उनके पास संख्या नहीं है, तो कह रहे थे संख्या न होते हुए भी हमारा विपक्ष का नेता बनाइए, ये उनका डेलीगेशन था। और दूसरा, वो एक किताब मुझे देने को आए थे, जिस किताब में अलग अलग लोगों ने जो न्यूज़पेपर में लेख लिखे थे 3rd लैंग्वेज के ऊपर, तीसरी भाषा कौन सी होनी चाहिए इसके ऊपर या नहीं होनी चाहिए, उसका किताब देने को आए थे मुझे। एक्चुअली जब से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार टूटकर आपके पास आए हैं, तब से लगता है कि आप किसी पर भी ये जादू कर सकते, कोई भी आ सकता है। नहीं, देखिए मैं एक बात आपको कह सकता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में मैंने ये ज़रूर हमेशा समझा है कि अपोजिशन के लोग मेरे वैचारिक शत्रु हैं, वो कोई या वैचारिक विरोधक है, मेरे शत्रु नहीं है। इसलिए व्यवहार के तौर पर मेरा सबसे व्यवहारिक संबंध है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब कोई पार्टियां बदलेगी, अब यही चलेगा, यही कॉम्बिनेशन चलेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि किसी दिन शिंदे जी के पेट में दर्द हो जाएगा, वो ठाणे चले जाएंगे अपना इलाज कराने के लिए? नहीं, मुंबई में अच्छे हॉस्पिटल हैं और अभी आजकल उनके पेट में कोई दर्द नहीं है। पब्लिक में जो सवाल हो सकता है। आपको लगता है उद्धव ठाकरे अब पार्टी से सर अलग होंगे, आघाड़ी पार्टी से, महाविकास आघाड़ी छोड़कर? आघाड़ी पार्टी से देखिए, उद्धव ठाकरे जी कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ रह भी सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे जी एक ऐसे व्यक्ति है कि जो क्या निर्णय लेंगे ये कोई बता नहीं सकता। कई बार तो मुझे लगता है वो खुद भी बता नहीं सकते कि वो क्या निर्णय लेंगे, क्योंकि वो ऐन वक्त पर निर्णय लेते हैं। तो इसलिए अभी तो मुझे लगता है कि वो वहाँ रहेंगे, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि वो अपने निर्णय खुद लेते हैं। देखिए, सारी बातों को जोड़ के देखते हैं ना, विधानसभा में आपका मजाक, फिर अकेले में उनसे मीटिंग, फिर उनका महाविकास आघाड़ी के बारे में कुछ कहना, तो इसका मतलब है कि कुछ तो हो रहा है देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में। नहीं जी, उन्होंने तो ये कहा कि महाविकास आघाड़ी नहीं, इंडिया आघाड़ी की बैठक होनी चाहिए, और वो गए ना इंडिया आघाड़ी की बैठक में। उन्होंने डिमांड की कि इंडिया आघाड़ी तो इतने दिनों से मिली नहीं, चुनाव सारे इतने हो रहे, तो उनके कहने पर तो इंडिया जो अलायंस है उसने वो इंडिया अलायंस ने वो अपना ये बुलाया, बैठक बुलाई, और इंडिया अलायंस की बैठक में जाकर उन्होंने वहाँ बाकायदा सब लोगों से बातचीत की, भाषण किया।
तो इंडिया अलायंस में है वो। आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा उथल पुथल तूफान आने की जरूरत नहीं, अभी तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता, सारे तूफान हमने रोक दिए। जिस समय मैं लीडर ऑफ अपोजिशन बना था और मेरा बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा था सामने वालों से, उस समय मैंने कहा था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा। देवेंद्र जी, बड़े प्यार से देवा भाऊ कहते हैं महाराष्ट्र में लोग आपको, और देवा भाऊ लोगों से कहते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। इलेक्शन के दौरान आपके वीडियो चलते हैं, जागो हिंदू जागो, तो क्यों समाज को बांटने का काम कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि बांटने का अर्थ क्या होता है? एक दूसरे से दूर हो जाओ। मैं कह रहा हूं एक आओ, एक है तो सेफ है, इसका मतलब समाज को साथ लाने की कोशिश हम कर रहे हैं। ये जो डिविजिव पॉलिटिक्स चल रहा है, जिस प्रकार से ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट माइंड से पूरे समाज को जाति जाति में विभाजित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया अलायंस ने किया, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया, एक है तो सेफ है, उसी नारे को हम लोगों के बीच लेकर गए। तो मुझे लगता है कि ये तो एक बहुत पॉजिटिव बात है। एक है तो सेफ है, एक पॉजिटिव बात है। किसी भी समाज को हमने यही संदेशा देना चाहिए, आप एक रहिए, अलग रहिए। कहा हमने? आप तो कह रहे हैं जागो हिंदू जागो, तो मुसलमान ही जागें। वो सोए ही नहीं है, वो सोते ही नहीं है। तो मैंने आपकी कविता सुनी थी जिसमें आपने हिंदुओं को जगाने की बात कही थी। देखिए, ये एक्चुअली ये कोई मेरी कविता नहीं है। ये जो गीत है ये राम जन्मभूमि आंदोलन के समय का गीत है। और राम जन्मभूमि आंदोलन में मैं गया था, उस आंदोलन में हर समय पर मैं था। तो जिस समय राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, उस समय मैंने ये गीत गाया वापस, इतने सालों के बाद, और वो रिकॉर्ड होकर वायरल हो गया और चुनाव में भी वो चला। आपको तो पता है आजकल रिकॉल वैल्यू होती है। आपको याद है क्या गीत था वो? हाँ, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागी थी झांसी की रानी, खूब लड़ी पर हार न मानी, मचा दिया संग्राम जागो जागो तो, जागे थे वीर शिवाजी, भागे सारे दुश्मन पाजी, चमक उठी तलवार जागो जागो तो, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, देश पे अपने लाल थे वारे, लुटा दिया परिवार जागो जागो तो, जागे थे भगत सिंह दीवाने, फांसी झूले हार न माने, मचा दिया संग्राम जागो जागो तो ये कितना अच्छा गीत है, क्या करा देते हैं। अब इस गीत में ये भी लाइनें हैं, जागे हैं नरेंद्र भाई, 370 को दिया हटा, आतंक का काम तमाम, जागो हिंदू जागो तो। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें क्या गलत है? देखिए, इस देश में जब भी समाज सोया, उस समय किसी ने समाज को जगाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस समय हमारे देश में बड़े बड़े राजे और रजवाड़े ये मुगलों के अधीनस्थ काम कर रहे थे, ऐसे समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि नहीं, हमारा स्वराज होना चाहिए, हमारा राज होना चाहिए। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस प्रकार से सभी समाज के लोगों को एकत्रित कर उनमें स्वतंत्रता का ज्वार भरा और उसके बाद स्वराज की स्थापना की, मुझे ऐसा लगता है कि हर काल में कोई ना कोई इस प्रकार से समाज को जगाता रहा है, और वही हमने बताने की कोशिश इस गीत से की है। अब जगाते जगाते आप क्या कहने लगे ये मैं आपको बताता हूँ। चुनाव के दौरान आपने कहा कि कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब तो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। थोड़ा इसमें गलत हो गया, थोड़ा गलत हो गया। वो था कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब तो भगवा लहराएगा पूरे पाकिस्तान पर। हिंदुस्तान पर तो भगवा है ही। आपने ये भी कहा कि जो लोग औरंगजेब की तस्वीरें देखते हैं
और दुर्भावना फैलाते हैं, ये औरंगजेब की औलादें कहाँ से पैदा हो गई? बिल्कुल सही बात कही मैंने। देखिए, औरंगजेब हमारा हीरो हो ही नहीं सकता। वो तो बाहर से आए हुए लोग थे, वो कोई इस देश की मिट्टी से पैदा हुए लोग तो थे नहीं। और इस देश के लोगों पर अनन्वित अत्याचार औरंगजेब ने किए। इस देश में धर्म के नाम पर लोगों की हत्याएं औरंगजेब ने की। इस देश में हमारे मंदिरों को तोड़ने का काम औरंगजेब ने किया। तो ऐसा औरंगजेब हमारा हीरो कैसे हो सकता है? वो नहीं हो सकता। भारत के मुसलमानों का भी हीरो वो नहीं हो सकता, क्योंकि भारत का मुसलमान, ये भले ही आज उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, पर एक जमाने में इस भारत की मिट्टी से पैदा हुआ है। ये औरंगजेब की औलादें इस मिट्टी की नहीं है, ये बाहर से आई हुई औलादें हैं। इसलिए ये इस देश की हीरो हो नहीं सकती। न हिंदुओं की हो सकती है, न मुसलमानों की हो सकती है। इसलिए जो औरंगजेब की बात करेगा उसको हम गाली देंगे या नहीं देंगे।